गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोली, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपन ने इससे पहले के वीडियो में बात की थी भरतपुर का जाट वंश। मैं आपको बतला चुका हूँ इससे पहले कि राजस्थान में आज़ादी से पहले हम बताते हैं कि 19 देसी रियासतें हुआ करती थी और 3 ठिकाने हुआ करते थे। उनमें 2 देसी रियासतें ऐसी थी जो जाट वंश के अधीन थी। एक थी भरतपुर और दूसरी थी धौलपुर। ये दोनों देसी रियासतें जो थी वो पूर्वी राजस्थान में थी, और भरतपुर की जो जाट वंश थी या जो जाट रियासत थी उसकी स्थापना करने का श्रेय जो है वो चुड़ामन जाट को दिया जाता है। चुड़ामन जाट ने सन 1695 में भरतपुर में जाट वंश की स्थापना की। हालांकि इससे पहले मैं बतला चुका हूँ कि गोकुल जाट के नेतृत्व में सबसे पहले जाट विद्रोह हुआ औरंगजेब के विरुद्ध, और गोकुल जाट की मृत्यु के पश्चात राजाराम के नेतृत्व में छापामार युद्ध पद्धति के तहत फिर से जाट विद्रोह हुआ। और उसके पश्चात जब राजाराम जाट की मृत्यु हो जाती है, चुड़ामन जाट इसकी कमान संभालता है, और चुड़ामन जाट ने अपनी शक्ति का विस्तार करते हुए एक नई रियासत की स्थापना की जिसे हम भरतपुर के नाम से जानते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि चुड़ामन जाट को भरतपुर की जाट रियासत का संस्थापक मान सकते हैं। पर इस चुड़ामन जाट के पश्चात दूसरे महत्वपूर्ण शासक हुए बदन सिंह, जिनका शासनकाल भरतपुर में सन 1723 से सन 1755 के बीच में रहा। और चुड़ामन जो जाट था, इस चुड़ामन जाट को सवाई बदन सिंह जाट को सवाई जय सिंह ने डीग की जागीर प्रदान की, और इसके पश्चात जो जाटों की ये रियासत थी वो आगे बढ़ती चली गई। इसके बदन सिंह के पश्चात अगले जो महत्वपूर्ण शासक हुए भरतपुर रियासत में वो थे महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल को जाट जाति का अफलातून भी कहा जाता है, और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार न केवल भरतपुर बल्कि भरतपुर से आगे उत्तर प्रदेश में मथुरा, आगरा, मेरठ और अलीगढ़ तक कर लिया। ये जो रियासत जागीरें थी वो सारी की सारी सूरजमल के जाट साम्राज्य के अधीन आया करती थी, और बुद्धिमत्ता के कारण से इसने अपनी रियासत का काफ़ी विस्तार किया था। सूरजमल ने, कहा जाता है कि जयपुर के शासक स्वाई ईश्वरी सिंह को भी जयपुर का सिंहासन प्राप्त करने में मदद की थी, जब ईश्वर सिंह के बीच में और उसके भाई माधो सिंह के बीच में राजमहल का युद्ध होता है। और ये भी कहा जाता है कि मराठा सरदार होलकर ने जब कुमेर पर आक्रमण किया तो सूरजमल ने इस आक्रमण को भी विफल कर दिया था। ये सब भी कहा जाता है कि सूरजमल ने ही भरतपुर के ऐतिहासिक दुर्ग, जिसे हम लोहागढ़ के नाम से जानते हैं, उसकी नींव रखी थी, उसका निर्माण करवाया था। और जो डीग के जल महल है उनका निर्माण भी महाराजा सूरजमल ने ही करवाया। महाराजा सूरजमल के पश्चात एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं महाराजा जवाहर सिंह, और इतिहास में ये कहा जाता है, ये प्रसिद्ध भी है कि एक बार इन्होंने दिल्ली का घेरा डाला और दिल्ली के जो लाल किले के जो दरवाजे थे उनमें एक दरवाज़ा वो उतार कर भरतपुर ले आए थे, और वो भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में आज भी देखा जा सकता है। इसके बाद एक शासक हुए महाराजा केसरी सिंह। महाराजा केसरी सिंह के हमेशा से ही अपने चाचा रणजीत सिंह के साथ संबंध अच्छे नहीं रहे, और दोनों के बीच में हमेशा अनबन रही, मनमुटाव रहा, दोनों के बीच में संघर्ष भी हुआ, और युद्ध जैसी परिस्थिति भी इनके बीच में आई थी। महाराजा सूरजमल की जो विधवा रानी थी किशोरी देवी, इन्होंने आखिरकार दिल्ली के एक सेनापति नजफ खान को यहाँ पर बुलाकर दोनों के बीच में समझौता संपन्न करवाया था, और नजफ खान ने रणजीत सिंह को केसरी सिंह का दीवान नियुक्त किया था। यहाँ तक की जो चर्चा है अपन इससे पहले के वीडियो में कर चुके। आज इस कड़ी को अपन आगे बढ़ाएंगे। आपसे निवेदन, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं भरतपुर का जाट वंश। जब महाराजा केसरी सिंह की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उनके अगले उत्तराधिकारी होते हैं महाराजा रणजीत सिंह, जिनका शासनकाल 1777 से 1805 ईस्वी के बीच में भरतपुर में रहा था।
महाराजा केसरी सिंह के बाद उनके चाचा रणजीत सिंह शासक बने। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि रणजीत सिंह और केसरी सिंह के बीच में हमेशा संबंध जो थे टकरावपूर्ण रहे थे। उनके बीच में समझौता भी संपन्न करवाया गया था नजफ खां के द्वारा, और उससे पहले दोनों के बीच में संघर्ष की नौबत भी आ चुकी थी। और अंततः महाराजा केसरी सिंह का देहांत हो जाता है और रणजीत सिंह अगले शासक बनते हैं। इस समय डीग व आगरा पर मुगलों का अधिकार था। जब रणजीत सिंह भरतपुर के शासक बनते उस समय जो डीग का परगना है और जो आगरा है वो भरतपुर की रियासत से निकल चुका था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब राजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे उस समय आगरा की जागीर, मथुरा की जागीर, अलीगढ़ की जागीर भी जो थी वो भरतपुर के अधीन हुआ करती थी। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह जब शासक बनते हैं तो धीरे धीरे इनका शासन इतना कमज़ोर हो जाता है केसरी सिंह के समय से ही कि आखिरकार डीग का परगना भी इनके हाथ से निकल जाता है और आगरा का परगना भी इनके हाथ से निकल जाता है। दोनों के ऊपर मुगलों का अधिकार हो जाता है। इस समय मुगल बादशाह शाह आलम ने डीग का किला रणजीत सिंह को सौंप दिया। हालांकि डीग पर मुगलों का अधिकार हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बादशाह शाह आलम जो कि मुगल बादशाह हुआ करते थे, इन्होंने डीग को वापस रणजीत सिंह को सौंप दिया और डीग के किले पर रणजीत सिंह का अधिकार हो जाता है। अंग्रेजी सेना ने लॉर्ड लेक के नेतृत्व में जब मराठा सरदार होलकर पर आक्रमण किया तब होलकर ने रणजीत सिंह के यहाँ पर शरण ली थी। अंग्रेजी सेना एक बार मराठों के ऊपर आक्रमण करने के लिए आई और उस समय मराठों का सरदार हुआ करता था महाराव होलकर, और होलकर पर जब आक्रमण किया तो होलकर अंग्रेजों के आक्रमण से भागकर भरतपुर आया और भरतपुर में महाराजा रणजीत सिंह ने इसको लोहागढ़ किले में अपने यहाँ पर शरण प्रदान की थी। इस कारण 1804 ईस्वी में लॉर्ड लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया, लेकिन वह दुर्ग को नहीं जीत सका। एक किंवदंती भी है कि अंग्रेजी सेना जब 1804 में भरतपुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए आई लॉर्ड लेक के नेतृत्व में, तो भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है उसके ऊपर बार बार अंग्रेजी सेना ने तोपों से आक्रमण किया, लेकिन तोप के गोले या तो किले के ऊपर से गुजर जाते थे या किले की जो मिट्टी की दीवारें थी उनमें फंस जाते थे, यानी कि किले को कभी नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसा कहा भी जाता है। और 1804 में जो ये आक्रमण हुआ था उस आक्रमण के बावजूद भी लॉर्ड लेक जो है वो भरतपुर पर अधिकार नहीं कर सका। इनके पश्चात अगले शासक बनते महाराजा रणधीर सिंह। इनका भरतपुर में शासन रहता है 1805 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक। महाराजा रणजीत सिंह के देहांत के पश्चात उनका पुत्र रणधीर सिंह शासक बना। 1805 में जब महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हो जाता है तो 1805 में अगले शासक के रूप में स्थापित होते हैं रणधीर सिंह के पुत्र महाराजा रणजीत सिंह। 1818 ईस्वी की संधि के तहत अंग्रेज सरकार ने भरतपुर रियासत का किराज माफ कर दिया था। 1823 ईस्वी में जब महाराजा रणधीर सिंह भरतपुर के शासक हुआ करते थे, उसी समय उन्हीं के शासनकाल में और उन्हीं के द्वारा अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की सायक संधि संपन्न की गई थी। हम ये जानते हैं कि सन 1818 से लेकर के 1823 ईस्वी तक राजस्थान में जितनी भी देशी रियासतें थी उन सब ने आखिरकार अंग्रेजों के साथ सायक संधियाँ संपन्न कर ली थी। इसमें भरतपुर के शासक रणधीर सिंह ने भी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ सायक संधि संपन्न की थी और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने भरतपुर रियासत का 1 वर्ष का खिराज जो है यानी कि लगान जो थी वो लगान माफ कर दिया था। 1823 ईस्वी में इनका देहांत हो गया, यानी कि जो रणधीर सिंह थे इन रणधीर सिंह का देहांत 1823 ईस्वी में हो जाता और इनके पश्चात क्रम से बलदेव सिंह व दुर्जन साल कुछ समय के लिए शासक बने। 1823 से 1826 यानी कि कुछ 3-1 साल के अंतराल में भरतपुर ने 2 राजा देखे, 2 शासक देखे। रणधीर सिंह के बाद पहले बने बलदेव सिंह और बलदेव सिंह के अकाल मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए शासक बनते हैं दुर्जन साल। और दुर्जन साल की मृत्यु के पश्चात महाराजा बलवंत सिंह सन 1826 ईस्वी में भरतपुर के अगले शासक बनते जो सन 1853 ईस्वी तक भरतपुर के शासक रहे थे। दुर्जन साल ने कुंवर बलवंत सिंह को कैद कर लिया था, लेकिन अंग्रेज सेनापति केम्बर मेयर ने भरतपुर पर आक्रमण कर दुर्जन साल को गिरफ्तार कर कुंवर बलवंत सिंह को शासक बनाया। जब महाराजा बलवंत सिंह दुर्जन साल जब भरतपुर के शासक थे तो इन्होंने भरतपुर के अगले उत्तराधिकारी बलवंत सिंह को कैद कर लिया था, क्योंकि भरतपुर की
अंग्रेजों के साथ सहायक संधि संपन्न हो रखी थी और अंग्रेजी सेना का एक पॉलिटिकल एजेंट भी भरतपुर में नियुक्त था। उसने इस घटनाक्रम को देखा कि दुर्जन साल ने बलवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, कैद कर लिया है और कैद करके उनको जेल में डाल दिया। तब अंग्रेज सेनापति कैम्बर मेयर ने भरतपुर के ऊपर आक्रमण कर दिया और दुर्जन साल को गिरफ्तार कर लिया और कुंवर बलवंत सिंह को अगला शासक नियुक्त करते हैं। इसलिए दुर्जन साल कुछ समय तक ही शासक रह सका था। इनके अवैध होने के कारण शासन कार्य देखने के लिए पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई। क्योंकि कुंवर बलवंत सिंह अभी 18 वर्ष से कम आयु के थे, पूर्णतया वयस्क नहीं थे, इसी कारण से इनके शासन कार्यों को देखने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है और पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाती है। और पॉलिटिकल एजेंट के नेतृत्व में अगला आगे का शासन कार्य जो था वो इनकी देखरेख में संचालित किया गया था। इनके समय पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट राजमाता तथा दीवान बैजनाथ को राज्य की अव्यवस्था के आरोप में राज्य से निष्कासित कर दिया गया था। ये एक भरतपुर की रियासत पर कलंक के रूप में जाना जाता है, जिसमें पॉलिटिकल एजेंट जो इसमें बलवंत सिंह के एक प्रकार से संरक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे, उन पॉलिटिकल एजेंट की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजी सरकार ने जो राजमाता थी यानी कि कुंवर बलवंत सिंह की जो माता थी और उसके अलावा जो दीवान थे यानी कि प्रधानमंत्री थे बैजनाथ, इन दोनों को राज्य की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए दोनों को ही भरतपुर राज्य से निष्कासित कर दिया था। यानी कि राजमाता को और प्रधानमंत्री को दोनों ने अंग्रेजों ने भरतपुर से निष्कासित कर दिया था। इनके पश्चात अगले शासक महाराजा जसवंत सिंह होते हैं, जो 1853 ईस्वी से 1893 ईस्वी तक भरतपुर के शासक रहे थे। महाराजा बलवंत सिंह के देहांत के पश्चात महाराजा जसवंत सिंह भरतपुर के शासक बनते हैं। यानी कि जो जसवंत सिंह थे उनकी मृत्यु, बलवंत सिंह जो कुंवर बलवंत सिंह थे, इनकी मृत्यु ही जल्दी हो जाती है और उनके पश्चात अगले शासक के रूप में महाराजा जसवंत सिंह भरतपुर की बागडोर संभालते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ये भरतपुर के शासक थे। हम यूँ कह सकते हैं कि भरतपुर में जब ये शासन कर रहे थे उसी समय भारत का ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसे हम 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भरतपुर के ये शासक हुआ करते थे जसवंत सिंह। इनके पश्चात राम सिंह कुछ समय के लिए भरतपुर के शासक बने थे। अगले शासक होता है किशन सिंह, जिनका शासनकाल था 1900 ईस्वी से 1929 ईस्वी। अंग्रेजी सरकार ने 1900 में राम सिंह को सिंहासन से हटाकर उनके पुत्र किशन सिंह को शासक बनाया। कहा जाता है कि राम सिंह कोई अच्छे शासक साबित नहीं हुए, वो विलासी जीवन ज़्यादा जिया करते थे और अंग्रेज जनता के ऊपर काफ़ी अत्याचार भी किया करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने आखिरकार राम सिंह को सत्ता से बेदखल कर दिया और राम सिंह के पुत्र किशन सिंह को सन 1900 ईस्वी में भरतपुर का अगला शासक नियुक्त करते हैं। इन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाया। इसका मतलब ये निकलता है कि अब तक सन 1900 ईस्वी तक भरतपुर की जो राजभाषा थी वो उर्दू थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि भरतपुर, मथुरा, धौलपुर, आगरा, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, ये जो इलाके हैं उसकी उत्तर प्रदेश से लगते हुए, उत्तर प्रदेश में और मुगल प्रशासन में जो राजभाषा हुआ करती थी वो उत्तर प्रदेश उर्दू हुआ करती थी और इस कारण से भरतपुर की राजभाषा भी उर्दू हुआ करती थी। लेकिन जब सन 1900 ईस्वी में किशन सिंह भरतपुर के शासक बनते हैं तो उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया था। वर्ष 1927 में इनके समय हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन भी भरतपुर में ही किया गया। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो किशन सिंह थे वो हिंदी भाषा को आश्रय देने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा भी बनाया और उन्हीं के समय 1927 ईस्वी में भरतपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। 1928 ईस्वी में किशन सिंह पर अफवाह का आरोप लगाकर अंग्रेजी सरकार ने डी मैकेंजी को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। क्योंकि अंग्रेजी सरकार को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता था। पीछे भी वो हस्तक्षेप करती रही थी। जब से 1818 ईस्वी की संधि हुई थी उसके पश्चात से निरंतर अंग्रेजी हुकूमत का हस्तक्षेप राजस्थान की समस्त देसी रियासतों में रहा। भरतपुर में ये कुछ ज़्यादा रहा। वो तो हर मामले में ही टांग अड़ाने की कोशिश करती थी और बेवजह ही रिपोर्ट बनाकर वहाँ पर कुछ न कुछ अपने आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास वो करती रहती थी। इसी के चलते सन 1928 ईस्वी में
किशन सिंह के ऊपर एक आरोप लगाया गया अपव्यय का कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में व्यय करते, इसलिए अंग्रेजी सरकार ने इनको हटा दिया, बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया गया अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। और ये प्रशासक बने थे डीजी मैकेंजी। डीजी मैकेंजी को भरतपुर का अगला प्रशासक नियुक्त किया जाता है और फिर जो भी शासक बने वो इन्हीं के देखरेख में शासन संचालन करते रहे। अगले शासक बनते हैं ब्रजेंद्र सिंह 1929 से 1948 ईस्वी, यानी कि भारत की आज़ादी के समय तक। किशन सिंह के देहांत के बाद अप्रैल 1929 में ब्रजेंद्र सिंह भरतपुर के शासक बनते हैं, अप्रैल 1929 में। और जब तक भरतपुर रियासत स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होगी, जब तक भरतपुर का राजस्थान में विलय नहीं हो गया, तब तक ब्रजेंद्र सिंह ही भरतपुर के शासक बने रहे थे। इनके समय 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है, उसमें ब्रजेंद्र सिंह जो थे वो भरतपुर के शासक हुआ करते थे। 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया। हम ये जानते हैं कि प्रारंभ में जो सबसे पहला संघ बना राजस्थान के निर्माण में वो मत्स्य संघ था। इसमें भरतपुर, अलवर जैसी रियासतें, करौली जैसी रियासतें शामिल थी। तो इन्हीं के साथ भरतपुर एक अलग रियासत से समाप्त होकर राजस्थान विलय, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है और 18 मार्च 1948 ईस्वी में भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं धौलपुर का जाट वंश। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में ये दो ऐसी रियासतें थी जो जाट वंश के अधीन थी। पहली थी भरतपुर और दूसरी थी धौलपुर। भरतपुर की अपन बात कर चुके हैं, अब थोड़ी सी बात करते हैं धौलपुर के जाट शासक की। राजस्थान में जाट शासकों के अधीन भरतपुर के अलावा दूसरी रियासत धौलपुर थी। हम यूँ कह सकते हैं कि दो ही रियासतें थी जो जाटों की थी, एक तो धौलपुर और एक भरतपुर। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि एक और रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी, टोंक, पिंडारी, अमीर खां। इसके अलावा बाकी समस्त रियासतें राजपूतों की थी, राठौड़ों की थी, या हम यूँ कह सकते हैं राजपूताने के नाम से थी और ये राजपूतों के अधीन ही हुआ करती थी। ये तीन ही रियासतें अलग थी। इस जाट वंश के किसी पूर्वज को बाजीराव पेशवा ने गोहद नामक गांव का हाकिम बनाया था। हम अगर शुरुआत करते हैं धौलपुर के शासन की। धौलपुर अभी तक किसी भी नई रियासत के रूप में अस्तित्व में नहीं आई है। भरतपुर के पास में धौलपुर की तरफ जब जाते एक छोटा सा गांव आता है गोहद, और ये गोहद जो था वो मराठों के अधीन था। और जाट वंश के किसी पूर्वज को, किसी व्यक्ति को बाजीराव पेशवा, जो मराठा सरदार हुआ करते थे, पेशवा हुआ करते थे, इन्होंने गोहद नामक गांव का हाकिम बनाया। यानी कि एक प्रकार से गोहद नाम का ठिकानेदार इनको नियुक्त किया था। किसी व्यक्ति को, अभी तक ये ज्ञात नहीं है किस व्यक्ति को दिया था। गोहद नाम से धौलपुर का आगे इतिहास जाना जाता है। इसी के वंशज लोकेंद्र सिंह ने गोहद को भरतपुर से स्वतंत्र कर लिया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि गोहद किसी समय भरतपुर रियासत के अधीन एक छोटा सा गांव हुआ करता था, छोटा सा ठिकाना हुआ करता था, जो बाजीराव पेशवा ने किसी व्यक्ति को, जो जाट वंश का कोई पूर्वज था, उस व्यक्ति को ये ठिकाना दिया था, ये जागीर प्रदान की थी इनाम के तौर पर। और इसी के किसी वंशज ने, जिसका नाम था लोकेंद्र सिंह, इन्होंने गोहद को आखिरकार भरतपुर रियासत से अलग कर लिया, भरतपुर रियासत से स्वतंत्र करवा लिया था। महादाजी सिंधिया ने ग्वालियर एवं गोहद को अपने अधीन कर लोकेंद्र सिंह को कैद कर लिया। देखो क्या घटनाक्रम होता है। पहले बाजीराव पेशवा ने गोहद किसी जाट वंश के व्यक्ति को इनाम के तौर पर दिया, और उसी मराठा सरदारों में से एक सरदार हुआ थे महादाजी सिंधिया, उन्होंने वापस गोहद पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और लोकेंद्र सिंह, जिन्होंने गोहद को भरतपुर से अलग करके एक अलग रियासत के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, इन्हीं लोकेंद्र सिंह को महादाजी सिंधिया ने गिरफ्तार करके कैद कर लिया था। महादाजी सिंधिया जो ग्वालियर के थे, इन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया और लोकेंद्र सिंह पर भी अधिकार कर लिया। हम ये जानते हैं कि जो सिंधिया घराना है वो ग्वालियर का घराना है, यहीं से फेमस हुआ था। हालांकि ये मराठा सरदार हुआ करते थे, इन्होंने ग्वालियर पर भी अधिकार किया था, फिर ग्वालियर से ही इनका वंश चला था। 1804 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने महादाजी सिंधिया से
ग्वालियर एवं गोहद छीन लिया। यह भी एक देखिएगा कि पहले बाजीराव पेशवा ने गोहद को किसी जाट वंश के अधीन किया, फिर महादाजी शिंदे ने वापस इसको अपने अधीन किया, ग्वालियर पे को अपने अधीन किया, इनके ऊपर कब्जा कर लिया, इनके ऊपर नियंत्रण कर लिया। और फिर 1804 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने महादाजी सिंधिया से ग्वालियर एवं गोहद दोनों छीन लिया। यानी कि यही दोनों इलाके जो महादाजी सिंधिया ने हथियाए थे, ये दोनों ही इलाके 1804 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने महादाजी सिंधिया से वापस छीन लिए थे तथा लोकेंद्र सिंह के पुत्र कीर्ति सिंह को गोहद का शासक बना दिया। वो लोकेंद्र सिंह जिसको महादाजी सिंधिया ने कैद कर लिया था, अंग्रेजी हुकूमत ने लोकेंद्र सिंह को वापस छुड़ाया और लोकेंद्र सिंह के पुत्र कीर्ति सिंह को गोहद का शासक बना दिया। इसके अलावा इसे धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा के परगने भी दे दिए। ये तीनों इलाके जो है धौलपुर, बाड़ी और राजाखेड़ा आज धौलपुर के अधीन है, धौलपुर जिले के अंदर है। तो अंग्रेजी सरकार ने कीर्ति सिंह को गोहद का शासक नियुक्त किया और गोहद के साथ साथ तीन और परगने, तीन और जागीरें जो थी, एक तो धौलपुर, एक बाड़ी और एक राजाखेड़ा, ये तीनों परगने कीर्ति सिंह को इनाम के तौर पर दे दिए और इसी के आधार पर धौलपुर रियासत का निर्माण होता है। 1804 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने धौलपुर को एक नई रियासत बनाया। धौलपुर जब नई रियासत बनाई गई 1804 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा, उस समय धौलपुर के अधीन खुद धौलपुर, बाड़ी, राजाखेड़ा और गोहद, ये 4 परगने इसके अंदर शामिल थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे। जब सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम होता है, भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संग्राम, उस समय धौलपुर के शासक हुआ करते थे भगवंत सिंह। इनके समय क्रांतिकारियों ने धौलपुर दुर्ग पर अधिकार कर उसे लूटा था। ये तो उस समय की आम बातें थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत से क्रांतिकारियों ने बहुत सी रियासतों को लूटा था। हम कोटा के बारे में पढ़ते हैं, कोटा का इतिहास जब पढ़ते हैं तो कोटा तो कई दिनों तक जो था क्रांतिकारियों के अधीन रहा था। वहाँ के शासक को उन्होंने कैद कर लिया था। एक प्रकार से हुकूमत उस समय क्रांतिकारियों की ही चली थी। इसी प्रकार से बहुत से इलाकों पर क्रांतिकारियों का कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से नियंत्रण रहा था। उसी समय धौलपुर के ऊपर भी क्रांतिकारियों का कुछ समय के लिए नियंत्रण रहा। धौलपुर दुर्ग को भी उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया और धौलपुर दुर्ग को भी उन्होंने, और धौलपुर नगर को भी उन्होंने बहुत बुरी तरीके से लूटा था और लूटते हुए वो आगे दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए थे। 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में धौलपुर के उदयभान सिंह ने हिस्सा लिया था। ये वही उदयभान सिंह है जो भारत की आज़ादी के समय और राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे पहले राज प्रमुख बनाए गए थे। इन्हीं उदयभान सिंह ने सन 1930 ईस्वी के प्रथम गोलमेज शिखर सम्मेलन में जो इंग्लैंड में हुआ था वहां पर भाग लिया था। आपको ध्यान होगा कि सभी गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने का श्रेय बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को भी जाता है और उनके साथ एक और व्यक्ति राजस्थान से थे जो गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, वो थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। 18 मार्च 1948 को धौलपुर का मत्स्य संघ में विलय होगा तब उदयभान सिंह को इस संघ का राष्ट्र प्रमुख बनाया गया। जो पहला संघ बना जिसे मत्स्य संघ कहते हैं 18 मार्च 1948 को, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर शामिल थे। इसको मत्स्य संघ नाम दिया गया था। और जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तो सबसे पहले राज प्रमुख के रूप में जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी वो थे धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। और इसी के साथ धौलपुर का भी राजस्थान में विलय हो जाता है। सबसे पहले एकीकरण की प्रक्रिया यहीं से प्रारंभ हुई थी। उसके पश्चात धीरे धीरे 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हो जाता है और रियासतों का अंत भी धीरे धीरे हो जाता है। तो इस प्रकार से धौलपुर का जन्म 1804 में हुआ और 1948 में लगभग 144 साल तक शासन करने के पश्चात 1948 में धौलपुर का मत्स्य संघ में विलय हो जाता है। तो यह है भरतपुर और धौलपुर का जाट वंश। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में अपन जैसलमेर के भाटी वंश की बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे पुनः निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। राजस्थान में होने वाली हर प्रतियोगी परीक्षा में ये वीडियो काम में आने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।